नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब खबरों की शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे जेएमएम को लेकर के बात करेंगे। दरअसल कांग्रेस गठबंधन जो हुआ है जेएमएम के साथ में, ऐसे में घुसपैठिया बंधन और माफिया का गुलाम इसे बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, तो गढ़वा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा के लिए और सबसे पहला ये उनका चुनावी प्रचार था जिसके लिए पहुंचे गढ़वा और वहां पर पहुंचने के साथ ही हुंकार नजर आई और जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रहार किया। उन्होंने गठबंधन पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का कथित तौर पर समर्थन करने के लिए इस गठबंधन को घुसपैठिया बंधन और माफियाओं का गुलाम बताया। झारखंड में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तो अगर ये सब चलता रहा तो राज्य में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। झारखंड के गढ़वा में आयोजित अपनी पहली चुनावी रैली में आज सोमवार को पीएम मोदी ने ये कहा कि बीते कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां रैली करने के लिए पहुंचे थे तब इन्होंने इस बात का जिक्र किया था और ये कहा था कि झारखंड में गठबंधन नेताओं की ओर से किए जा रहे घोटाले अब एक उद्योग का रूप ले चुका है और भ्रष्टाचार ने इस राज्य को दीमक की तरह निगल लिया। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि झारखंड में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां जेएमएम की अगुवाई वाला गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करने में व्यस्त है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी ने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है और जिस तरह से झारखंड में देखिए चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं, 81 सीटों पर मतदान होगा। मतदान से पहले जब चुनावी प्रचार के लिए पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर न केवल जेएमएम कांग्रेस के गठबंधन को घेरा गया बल्कि ये भी आरोप लगाए गए कि तमाम बांग्लादेशी यहाँ यानी झारखंड में आकर रहने लगे हैं, जिन्हें अब यहाँ पर रहने की अनुमति दी जा रही है, जिसके जरिए जो झारखंड के आदिवासी है उनके साथ घात हो रहा है और ये घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचारी गठबंधन तक करार दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब जेएमएम की वापसी या इस गठबंधन की वापसी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको याद होगा किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच उन्हें जेल भी जाना पड़ा था, सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। काफी दिनों तक वो जेल में बंद रहे और जब जेल से बाहर निकले तो आपको ये भी याद होगा किस तरह चंपई सोरेन, जो कि एक मजबूत आदिवासी चेहरा उनके पास था, उन्हें भी मजबूरन जेएमएम का साथ छोड़ना पड़ा और चंपई सोरेन ने बीजेपी का दामन थाम लिया, क्योंकि आरोप लगाए गए बीजेपी की ओर से कि ये परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। ये पार्टी काफी ज्यादा परिवारवाद को आगे बढ़ाता है। तो बिल्कुल ना केवल यहीं पर कांग्रेस का जिस पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, बल्कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन करती है तो फिर बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती है उस पार्टी में कमियां निकालने का। और साथ ही साथ आम जनता को भी यही भरोसा दिलाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान भी करते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ने में पूरी तरह सक्षम नहीं है और यहां तक कि ये भी बताया और दिखाया जाता है कि किस तरह हर जगह गठबंधन की जरूरत पड़ती है। अगर ये इतनी पुरानी पार्टी है और अपना वर्चस्व रखती है तो फिर आखिर कैसे हर बार हर राज्य में जब भी कहीं कोई चुनाव होता है तो फिर कांग्रेस गठबंधन करने पर तैयार हो जाती है। सिर्फ क्या ये वजह है जो पार्टी कल तक दूसरी पार्टियों की हमेशा बुराइयां किया करती थी या फिर ये आरोप लगाया करती थी कि कैसे दूसरी पार्टियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, धड़ल्ले से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और कैसे लोगों के पैसों का इस्तेमाल करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, पावर और पोजीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी उन तमाम पार्टियों के साथ भी हाथ मिला लेती है जिन पर पहले कभी कांग्रेस खुद भी सवाल खड़े कर चुकी थी। और इसको लेकर के देखिए लगातार जहां बीजेपी हमलावर रहती है, अलग अलग राज्यों में इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है और इस बार अब आप देख रहे हैं झारखंड और महाराष्ट्र में भी इसी तरीके का मुद्दा बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा है कि कैसे यहां जब बीजेपी ये कोशिशें कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों की ओर से भी उसी तरीके का करारा प्रहार करने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का डर है, ये बौखलाहट है जो इस वक्त नजर आ रही है, दिखाई दे रही है कि कैसे बहुत बुरी तरह इस वक्त बीजेपी हारने वाली है चुनाव में, यह विपक्षी दलों का कहना है। बिल्कुल देखिए, और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है, लेकिन ये खबर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए तमाम अखबारों ने भी इस खबर को जगह दी है। झामुमो यानी कि
कि जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन घुसपैठियों का बंधन है और माफियाओं का गुलाम है। पीएम मोदी ने ये बयान दिया है। खबर क्या है विस्तार से एक बार आपको जल्दी से बता देते हैं। देखिए, झारखंड की रैली में पीएम बोले, राज्य को दीमक की तरह निगल रहा है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल करते हुए ये सीधा प्रहार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर था, जो जमीन घोटाला मामले में जेल में भी बंद किए गए थे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी वोट बैंक के लिए अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का समर्थन करते हैं। गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, जेएमएम नेतृत्व वाला गठबंधन असल में घुसपैठिया बंधन और माफियाओं का गुलाम है। गठबंधन नेताओं के घोटाले एक उद्योग बन गया है और भ्रष्टाचार ने राज्य को दीमक की तरह निगल लिया है। चलिए अब खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं हम अगली खबर का। उपचुनाव को लेकर जानकारी आपको दे दे। देखिए, 3 राज्यों में 14 सीटों पर अब 20 तारीख को मतदान होगा, क्योंकि तारीख में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख में बदलाव किया गया। चुनाव आयोग ने बताया कि तीनों राज्यों में 14 विधानसभा सीटों पर अब 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 23 नवंबर को ही आएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 विधानसभा सीट पर अब 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तारीखों में बदलाव बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और बीएसपी की मांग पर की गई है और इन पार्टियों का कहना था कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। वहीं केरल में 13 से 15 नवंबर तक कलपाथी त्योहार है और इससे वोटिंग पर सीधा असर पड़ेगा। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र विधानसभा की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर चुनाव होंगे और इसके अलावा महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर इसी दिन उपचुनाव होंगे। तो देखिए, फिलहाल तारीखों में बदलाव किए गए हैं और तारीख में बदलाव करने के साथ अब जो चुनाव पहले 13 तारीख को होने थे वो अब 13 तारीख को चुनाव नहीं होंगे, वो अब 20 नवंबर को होंगे और परिणाम जो है वो पहली यानी कि जो पहले निर्धारित था उसी दिन घोषित किए जाएंगे, क्योंकि 23 तारीख को रिजल्ट घोषित होने ही हैं। अब ऐसे में तमाम सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट 23 तारीख को ही घोषित किए जाएंगे। बिल्कुल, और ये देखिए, नवभारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर कॉर्नर में आपको ये खबर पढ़ने को मिलेगी। यूपी, पंजाब, केरल की 14 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव अब 20 नवंबर को होंगे। तो फिलहाल इससे जुड़ी कुछ और जानकारी हम आपको दे देते हैं। दरअसल देखिए, चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल की 14 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव की तारीख बदलकर 20 नवंबर कर दी। आयोग ने यह फैसला बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और आरएलडी समेत अन्य पार्टियों के अनुरोध पर लिया है। इन्होंने कहा था कि अगर 13 नवंबर को उपचुनाव कराए गए तो वोटिंग कम रह सकती है। इसके पीछे कई त्योहारों का कारण बताया गया था। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें यूपी की 9, पंजाब की 4 और केरल की 1 सीट है। केरल में चिलकारा विधानसभा और वायनाड लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को ही होगा। दरअसल केरल पलक्कड़ में 13 से 15 नवंबर तक कलपति रथोत्सव का त्योहार मनाया जाएगा और वहीं पंजाब में श्री गुरु नानक देव का 555वां प्रकाश पर्व और 15 नवंबर को ये मनाया जाएगा और 13 नवंबर से अखंड पाठ होगा और कार्तिक पूर्णिमा भी इसी दौरान पड़ रही है, जिसके कारण इस वक्त बीजेपी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद अलग अलग पार्टियों की भी ओर से इसमें सहमति जताई गई और ये कहा गया कि इन तारीखों में अगर चुनाव करवाए जाते हैं तो फिर इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। लोग अपने घरों से मतदान करने के लिए कम संख्या में निकलेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने ये देखा होगा कि भारत में त्योहारों की अपनी मान्यताएं होती हैं। लोग त्योहारों से जिस तरीके से अपना अटूट श्रद्धा मानते हैं, जुड़ाव मानते हैं, ऐसे में लोग मतदान करने के लिए कम पहुंच सकते हैं, क्योंकि कई बार हमने त्योहारी सीजन में ये भी देखा है कि कैसे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य भी अपने घर वापस जाते हैं और इसी वजह से ये वोट बैंक कम ना पड़ जाए, वोट की संख्या कम ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। और इसी के साथ अब हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो, ये कश्मीरी पंडितों की कराएंगे वापसी, ऐसा जम्मू कश्मीर में कहा जा रहा है। तो फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नवनिर्वाचित विधानसभा को कल आश्वासन दिया
कि उमर अब्दुल्ला सरकार राज्य का दर्जा और प्रदेश को मिली कई संवैधानिक गारंटी को बहाल करने की हर संभव कोशिश करेगी। विधानसभा में अपने पहले अभिभाषण में उपराज्यपाल ने कहा कि राज्य के दर्जे एवं संवैधानिक गारंटी की बहाली लोगों के लोकतांत्रिक संस्थानों में व्यक्त किए गए विश्वास का उचित प्रतिफल होगा। और साथ ही सिन्हा ने यह भी कहा कि विशेष रूप से उन क्षेत्रों में भारी मतदान बहुत उत्साहजनक है जो पारंपरिक रूप से अलगाववादी भावनाओं के कारण पूरी तरह भाग नहीं ले पाते थे। एलजी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा वापस पाने की आकांक्षा प्रबल है। फिलहाल देखिए, जम्मू कश्मीर में जब से चुनाव बीते हैं, इसको लेकर के जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो वादे पूरे किए गए थे, इस पर हर बार हमने देखा है कि कैसे जम्मू कश्मीर में दो मुद्दे सबसे ज्यादा अहम रहे थे। जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 को हटाया गया था, जिसमें 35A था, उसको लेकर भी एक प्रस्ताव भी रखा गया था। और ये देखिए, उसी से जुड़ी एक हेडलाइन हम आपको दिखा भी रहे। जम्मू कश्मीर में 370 के खिलाफ प्रस्ताव हंगामा, राज्य दर्जे की भी बात हुई। अब राज्य दर्जे की क्या बात हुई है और यह हंगामा क्यों बरपा था, ये भी हम आपको बता देते हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के विधायक वहीद पारा ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ सोमवार को जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने विशेष दर्जा फिर से बहाल करने की अपील की, जिसे लेकर के सदन में खूब जोरदार हंगामा भी हुआ। और इसी को लेकर यह माना जा रहा है कि ये पूरा बवाल इस वक्त जम्मू कश्मीर में अभी भी बरकरार है। बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र शुरू होने के पहले दिन ही भारी हंगामा देखने को मिला और आपने देखा भी था कि किस तरह से जमकर विरोध किया गया। कई मुद्दे थे जो कि सवाल के घेरों में थे और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था विपक्ष की ओर से, कहीं ना कहीं वो भी हंगामे का कारण बना रहा। अनुच्छेद 370 को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक वहीद और रहमान परा सोमवार को अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली का प्रस्ताव ले आए, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया और यही कारण था हंगामे का। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की पीडीपी विधायक परा और बीजेपी विधायकों के साथ तीखी तकरार हो गई और इस दौरान निर्दलीय विधायक शबीर कुल और सांसद इंजीनियर रशीद के भाई शेख खुर्शीद अहमद पीडीपी के समर्थन में स्पीकर के आसन के सामने पहुंच गए और सदन में मौजूद कांग्रेस के विधायक इस मुद्दे पर चुप रहे। लगातार हंगामे के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि ये अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन ये प्रस्ताव सिर्फ प्रचार और दिखावे के लिए लाया गया है। वास्तविकता तो यही है कि जम्मू कश्मीर की जनता ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को स्वीकार नहीं किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर सर्वसम्मति से स्पीकर चुने गए हैं और पीडीपी के विधायक वहीद और रहमान पराग ने कहा है कि अनुच्छेद 370 की पुनः बहाली का प्रस्ताव आपको देना चाहता हूं। तो देखिए, कुल मिलाकर आपको ये समझने की जरूरत है, जम्मू कश्मीर जहां पर इस बार चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो गठबंधन है उनकी सरकार बनी। उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री बनाने के दौरान उन्होंने तमाम वादे अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जिसके बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के लिए जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है आर्टिकल 370 यानी कि अनुच्छेद 370, जिसे बीजेपी ने साल 2019 में 5 अगस्त को हटा दिया था, लेकिन अब फिर से प्रस्ताव विधानसभा में रखा गया है कि ये अनुच्छेद 370 एक ऐसा हटाव था जिसे अब तक जम्मू कश्मीर की जनता स्वीकार नहीं कर पाई है, इसलिए इसे फिर से बहाल किया जाए, जिसको लेकर विधानसभा में सत्र के दौरान बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है और साफ कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। यूएस में ट्रंप का चलेगा या कमला करेंगी कमाल, ये देखने वाली बात होगी। बस कुछ ही वक्त और फिर अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। मुकाबला रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होगी। आपको बताते हैं कि दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिका में चुनाव ऐसे वक्त हो रहा है जब दुनिया में कई मोर्चों पर जंग लड़ी जा रही है। मध्य पूर्व में एक बड़ी लड़ाई का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो बिल्कुल, नवभारत टाइम्स के अगर इस पन्ने को आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई देगा कि भारतवंशियों के लिए कौन बेहतर, ट्रंप या कमला, और ये आधा हिस्सा आपको नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के इस चुनाव को लेकर कि कमला हैरिस कमाल करेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप का सिक्का चलेगा। दरअसल देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो फिर भारत के लिए अगर
कौन राष्ट्रपति अमेरिका का चुना जाएगा और उसके बाद से कैसे संबंध भारत और अमेरिका के बीच में हो पाएंगे, इसके लिहाज से भारत के लिए किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है ये देखना होगा और ये समझना होगा। तो ये जानकारी हम आपको दे दें कि भारतवंशी और लैटिन समुदाय को लुभाने की हर कोशिश में डेमोक्रेट और इस वक्त रिपब्लिकन है, यानी दोनों पार्टियों की ओर से कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर कोई इस वक्त जानता है कि बढ़ते हुए भारत की आज तस्वीर क्या है और किस मजबूती के साथ में भारत अभी और तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा है, और इसलिए उसके साथ संबंध अपने कोई भी पार्टी किसी भी देश में नहीं बिगाड़ना चाहते। और इसी वजह से जहां भी अब चुनाव हो रहे हैं तो इसका खासा असर इस बात पर भी पड़ रहा है कि भारत के साथ भी संबंध अपने बनाए रखने और उसकी मेंटेनेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में महज चंद घंटे शेष रह गए हैं। डेमोक्रेट कमला हैरिस और रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रहे जोरदार मुकाबले में अंतिम मिनट तक हर वोटर तक पहुंचने की हर कोशिश की जा रही है। ऐसा ही अमेरिका में एक तबका है प्रवासी वोटरों का, जो यहां बस चुके हैं और अब वे चुनाव में प्रभावी भूमिका भी निभाते हैं। इनमें दो सबसे प्रभावी तबके हैं, एक भारतवंशी और दूसरे लैटिन समुदाय से जुड़े हुए। अमेरिका में नजदीकी बताए जा रहे मुकाबले में इस बार इन दोनों तबके की वोटरों में भूमिका अहम मानी जा रही है। अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के फॉरेन प्रेस सेंटर के नेतृत्व पर चुनावी कवरेज के दौरान इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कई एक्सपर्ट्स की ओर से कि ये सबसे ज्यादा जो वोट बैंक बट सकता है इस बार, जो प्रवासी पहले से वहां जाकर के बसे हुए हैं और एक बड़ा वोट बैंक भारतवंशियों का है, तो ऐसे में उसे लुभाने की कोशिश तो खूब की गई है, लेकिन इनका साथ किस पार्टी को मिलता है ये दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो कि लगातार चुनावी प्रचार के दौरान किस तरह से अपने कामों का बखान करते नजर आए, वहीं कमला हैरिस की अगर हम बात करें तो वो कमियों को गिनवाती नजर आई। यानी एक तरफ अगर हम वर्सेस का गेम देखें तो एक तरफ अपने द्वारा किए गए कामों को गिनाया गया, जैसे कि भारत में रिपोर्ट कार्ड बीजेपी पेश करती है पब्लिक के सामने, ठीक वैसा ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक चाल चली अमेरिका में चुनाव से पहले। राष्ट्रपति कौन होगा अमेरिका का ये तय होना था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने द्वारा किए गए कामों का बखान किया, लेकिन कमला हैरिस ने यह बताया कि किस तरह से तमाम काम के दावे जो किए जा रहे हैं वो अधूरे रहे और इस कारण लोगों को तमाम परेशानियां झेलनी पड़ी, जूझना पड़ा, और परिणाम स्वरूप आज जो चुनाव होने हैं कुछ ही देर बाद चुनाव के जो परिणाम है वो आ जाएंगे और परिणाम सामने आते ही ये तय हो जाएगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से अमेरिका की पब्लिक ने चुन लिया है या फिर इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि परिवर्तन और समर्थन का खेल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि तमाम देशों में भी जारी है। चले खबरों में बढ़ जाएंगे आगे और अब हम रुख करेंगे अगली खबर का और आपको बताएंगे कि किस तरह से चुनाव को लेके जानकारी जो है वो सामने आई थी और अब कनाडा में मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों ने जमकर हमला किया है। जी हां, आपको ये खबर लगातार हम बता रहे हैं जिस पर प्रतिक्रियाएं भी तमाम संत और महंतों की आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कनाडा में हिंदू मंदिर और भक्तों पर हमला करना काफी शर्मनाक है। तो फिलहाल देखिए, खालिस्तानियों की ओर से जिस तरीके से हिंदू मंदिर पर हमला किया गया कनाडा में, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है, कड़ी निंदा की है। और ये हेडलाइन आप देखिए नवभारत टाइम्स में, आप इस हेडलाइन को देख पाएंगे, कनाडा के मंदिर में हिंसा मोदी ने चिताया। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेतावनी जारी की है ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के कड़ी निंदा उनकी ओर से की गई है। प्रधानमंत्री ने इस पर अपना ऐतराज जाहिर करते हुए कहा है कि मैं हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने और धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिश भी उतनी ही भयावह है। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कभी कमजोर नहीं कर सकते। हम उम्मीद करते हैं कि कनाडाई सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी और कानून का शासन कायम रखेगी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। इस पर हस्तक्षेप करते हुए और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विदेश मंत्रालय की ओर से भी एक पोस्ट सामने आया और इसमें भी भारतीयों की सुरक्षा पर चिंता जाहिर की गई है। दरअसल भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि हम कनाडा सरकार से आग्रह करते हैं कि सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमें कनाडा में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता है। हमारे कौंसलर अधिकारी भारतीयों और कनाडाई नागरिकों की मदद को हमेशा तैयार हैं। उन्हें डराने धमकाने की घटनाएं सेवाओं को प्रभावित नहीं कर सकती हैं। तो फिलहाल ये एक तरीके से जहां चिंता व्यक्त की गई है तो वहीं चेतावनी भी दी गई है और कनाडाई सरकार को यह भी कहा गया है कि अभी भी समय है। अगर
समय रहते अभी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है, संबंधों को मजबूत करना चाहता है कनाडा, तो फिर ऐसे घटनाओं को होने से उसे रोकने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में जो हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, भक्तों पर हमला किया गया, इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को काफी निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि अगर विदेश में हिंदुओं के साथ या हिंदू धर्म के साथ या मंदिरों के साथ इस तरह की हरकत होगी तो इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर इस हरकत के जरिए कोशिश ये की जा रही है, सोचा ये जा रहा है कि भारत का संकल्प कमजोर पड़ेगा, तो ऐसा दूर दूर तक नहीं होने वाला है। भारत का संकल्प किसी भी कीमत पे कमजोर कतई नहीं पड़ने वाला है। आपको ये मालूम होगा कि कनाडा में किस तरह से खालिस्तीनियों की ओर से न केवल हिंदू धर्म पर बल्कि मंदिर में और भक्तों पर हमला किया गया, जिस पर अगर हम भारत की बात कर ले तो कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। जस्टिन ट्रूडो जो कि प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, उनकी ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने साफ कहा था कि हर एक देश में हर एक धर्म के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो अपने मन मुताबिक अपनी आस्था को और प्रकट कर सकता है। लेकिन जिस तरह से यह हमला हुआ, जिस तरह से यह हादसा हुआ, इसका कड़ा विरोध भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में जेडीयू और एलजेपी से गठबंधन करेगी बीजेपी, संघ भी झोंकेगा पूरी ताकत। और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। तो बीजेपी झारखंड की तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू और एलजेपीआर के साथ गठबंधन करेगी। पार्टी ने दोनों सहयोगी दलों को 3 से 5 सीटें देने का मन बना लिया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए इसी हफ्ते कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंध समिति और उम्मीदवार चयन समिति गठित करने की योजना है। दिल्ली में जीत का सूखा खत्म करने के लिए पार्टी पूर्व सांसदों, कद्दावर पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जेडीयू और एलजेपीआर को संगम विहार, बुराड़ी, सीमापुरी सहित कुछ मुस्लिम बहुल्य सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि ये संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म होना है। ऐसे में अगले साल जनवरी के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। तो देखिए, अगले साल दिल्ली में जनवरी के अंत में विधानसभा चुनाव कराए जाने की संभावना है। और इन संभावनाओं के बीच खबरें ये हैं कि बीजेपी के सहयोगी दल एलजेपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी की हम बात कर लें तो उन्हें प्राथमिकता दी जा सकती है। और जेडीयू जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों की भागीदारी अब दिल्ली में भी सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि अपने सहयोगियों को भी आगे बढ़ाने का हर एक का संभव प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है। आपको मालूम होगा कि एनडीए का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी है। साथ ही एलजेपीआर माफ कीजिएगा, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसे अब चिराग पासवान संभाल रहे हैं। इन दोनों सहयोगियों को भी दिल्ली की विधानसभा सीटों में पूरा हिस्सा दिया जाएगा। और 5 सीटों पर सहमति हो सकती है कि बन जाए एनडीए की। और इन 5 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य इलाके की जो सीट है वो शामिल किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये हेडलाइन भी आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली में जेडीयू और लोजपा से गठबंधन करेगी बीजेपी, संघ भी झोंकेगी ताकत। तो ऐसे में इस पूरी खबर से जुड़ी हुई एक आपको विस्तृत जानकारी हम दे देते हैं। दरअसल जिस तरीके से इसी सप्ताह जो चुनाव प्रबंधन समिति को लेकर के जानकारी मिल रही थी कि इसी सप्ताह हो सकता है, तो चयन समिति कोर ग्रुप का गठन इस दौरान किया जाएगा। बीजेपी झारखंड के तर्ज पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जेडीयू और एलजेपीआर के साथ गठबंधन करेगी। और ऐसे में पार्टी ने दोनों सहयोगी दलों को 3 से 5 सीटें देने का मन अपना बनाया है। फिलहाल ये भी जानकारी आपको दे दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए इसी हफ्ते कोर ग्रुप के साथ चुनाव प्रबंधन समिति और उम्मीदवार चयन समिति गठित करने की योजना है।
दिल्ली में जीत का सूखा खत्म करने के लिए पार्टी पूर्व सांसदों, कद्दावर पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति बना रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि जेडीयू और लोजपा को संगम विहार, बुराड़ी, सीमापुरी सहित कुछ मुस्लिम बहुल सीटें दी जा सकती हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली में खास तौर पर बीजेपी ये चाहेगी कि किसी भी तर्ज पर वो जीते। इससे पहले अब तक हमने देखा है कि किस तरह दिल्ली में जो इस वक्त दिल्ली सरकार है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो एक ऐसा तबका है जो कि बिल्कुल छोटे वर्ग के लोग हैं। छोटे वर्ग यानी कि चाहे आप ये देखें कि जिस तरीके से जो लोग बेहद ही चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो ट्रक चालक हो, ऐसे में एक बड़ा तबका वो है जो कि पूरी तरीके से समर्थन आम आदमी पार्टी को करता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरू से अपना एक नारा दिया और उन लोगों को जोड़ने की कोशिश की जो कि आम आदमी है और वास्तविकता में आम आदमी के तहत ही वो अपने पूरे लाइफस्टाइल को व्यक्त करते हैं। और इसी के तहत में आम आदमी पार्टी ने इसी पूरे मुद्दे को घेरने की कोशिश की और इसी को अपना पार्टी का एजेंडा भी बनाया, जिसके बाद से दिल्ली में अपने पार्टी के तहत में चुनाव लड़ा और फिर धीरे धीरे आपने देखा कि कैसे लगातार 2 बार से आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिलती रही है। और इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन वर्चस्व की लड़ाई ये जरूर साबित होगी। बिल्कुल, देखिए सुरभि, और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको याद होगा हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया था, जिसमें उनके खाते में 1000 रुपए देने की बात कही गई थी, इसका जिक्र किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोमवार को दिल्ली मॉडल टाउन और तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा के लिए निकले थे और इसी दौरान इस बात का जिक्र भी किया गया। दरअसल ये आपको बता दें कि इस दौरान लोगों ने केजरीवाल का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कई महिलाओं ने उन्हें टीका भी लगाया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि महिलाओं के खाते में जल्द 1000 रुपए आएंगे। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि उन्हें जेल भेज करके उपराज्यपाल ने दिल्ली में 6 महीने सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने काम रोकने के अलावा कुछ भी नहीं किया। केजरीवाल ने यह दावा किया कि अब सड़कें बननी शुरू हो गई हैं, सीवर की सफाई शुरू होने जा रही है, साफ पानी आने लगा है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि दिल्ली सरकार ने 10 साल में फ्री बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल बनाए और कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाने समेत ढेरों काम किए। वहीं देश के 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कहीं भी 24 घंटे बिजली नहीं आती है। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी ने पिछले 6 महीने में दिल्ली के लोगों के काम रोकने के अलावा और कोई काम नहीं किया। तो कई बड़े आरोप इस वक्त अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से हमारे साथ राजनीति की गई है, यानी कि जिस तरह मुझे 6 महीने जेल में रहना पड़ा है, इस बीच में ये पूरी कोशिश की गई कि कैसे दिल्ली के लोगों को लूटा जा सके, उनके हित के लिए जो काम किए जा रहे थे आम आदमी पार्टी की ओर से उस पर रोक लगाई जा सके। और अब क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली को मुख्यमंत्री भी मिल चुका है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो खुद भी बाहर आ चुके हैं, तो ऐसे में उनका ये कहना है, लोगों से उन्होंने ये दावा किया है और वादा भी किया है कि इस चुनाव में भी अगर उनकी पार्टी जीतती है तो जो अब तक हितकारी कार्य करती रही है आम आदमी पार्टी, आम जनता की सेवा में इसी तरीके से लगी रहेगी। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जब वो मुख्यमंत्री थे उसी दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए थे और घोषणा करते हुए साफ कहा था कि दिल्ली की जितनी भी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, उनके खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। और जब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए तो वो 1000 रुपए लोगों के खाते में नहीं भेजे गए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल काफी गुस्सा नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन योजनाओं को सरकार ने चलाने का काम किया था, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे, उस दौरान एलजी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्होंने ठीक से नहीं किया। जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा करने का सहयोग जो है उनसे प्राप्त नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि वापसी एक बार फिर से हो चुकी है, हर एक वादा जो किया गया आम आदमी पार्टी की ओर से या फिर कह सकते हैं दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से, उन वादों को पूरा किया जाएगा। लेकिन उन वादों को पूरा करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि अगर एक बार फिर से हमारी सरकार बनी
तो इससे बेहतर योजनाएं फिर से लाई जाएंगी। लेकिन खुशखबरी है महिलाओं के लिए कि अब क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, अगले साल चुनाव न जाने कब होंगे, लेकिन चुनाव होने से पहले आपके खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजने का काम दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी इसमें पूरा सहयोग करेगी। यानी कि जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया था, हर हाल में वो वादा पूरा होगा। आपके खाते में 1000 रुपए भेजे जाएंगे। और क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा भी था कि सीएम पद से इस्तीफा जरूर दे रहा हूं, लेकिन अब मैं पब्लिक की यानी कि जनता की अदालत में जाऊंगा और अब ये जनता का काम है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनाई जाए, इस पर वो विचार करे और आगे बढ़े। तो चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए, दिल्ली मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव की तारीख की घोषणा। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव अब 14 नवंबर को होंगे। ये खबर अमर उजाला के साथ अलग अलग अखबारों में आप पढ़ पाएंगे। एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव की तारीख सामने आ गई है। आखिरकार ये तय हो गया है कि ये चुनाव अब 14 नवंबर को किए जाएंगे। सदन की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा और साथ ही इस वर्ष मेयर पद अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित है। एमसीडी में मेयर का चुनाव अप्रैल में होता है, लेकिन इस साल राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों के चलते ये चुनाव लंबे समय तक टल गया था। हालांकि इन दोनों पदों के लिए अप्रैल में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निगम सचिव ने कल सुबह मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव के लिए वर्तमान मेयर शैली ओबराय के पास फाइल भेजी थी और ये चुनाव 14 नवंबर को कराने की तारीख अब तय करके शाम को फाइल वापस भी भेज दी गई, यानी कि इस पर मुहर लग गई। इसके बाद निगम सचिव ने 14 नवंबर को होने वाली सदन की बैठक और उसमें मेयर और डिप्टी मेयर पद के चुनाव कराए जाने के संबंध में सभी पार्षदों को सूचना देने का नोटिस जारी कर दिया था। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि किस तरीके से मेयर चुनाव में, आपको याद होगा पिछली बार भी दिल्ली में ये कोशिश की गई थी कि जब मेयर चुनाव हो तो फिर बीजेपी इसमें भी अपनी मजबूत पकड़ बनाए रख सके, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा था कि सरगर्मी का माहौल देखा गया था और कैसे वेल के अंदर दोनों दलों की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया था। यहां तक कि एक दूसरे पर आरोप भी लगाए गए थे कि जानबूझ करके वोट में बदलाव करने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी ने जहां बीजेपी पर, तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाने साधे थे। और उस दौरान हमने ये भी देखा था कि पिछली बार कैसे वेल के भीतर मौजूद तमाम विधायकों की ओर से भी कैसे एक दूसरे पर कुर्सियां तक तान दी गई थी। और इसके बाद से हमने ये भी देखा कि शाम तक वहां पर विधायक दल तमाम वहां बैठे रहे थे, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में कैसे बाधा पड़ी थी। और इसके बाद हमने मेयर चुनाव के दौरान में जिस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप देखे, जिसके बाद ये तय हुआ था कि कैसे ये मेयर चुनाव संपन्न होगा। और उसके बाद ये मेयर चुनाव जब करवाए गए तो इसमें भी पूरी तरीके से जीत मिली आम आदमी पार्टी को। शैली ओबराय को मेयर चुना गया और इसके बाद ही बीजेपी ने कई आरोप भी लगाए थे, बावजूद इसके फैसला नहीं बदला। और उसके बाद अब देखिए, जब इस बार फिर से मेयर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, 14 नवंबर ये तारीख तय की गई है। अब एक बार फिर क्या उसी तरीके से मेयर चुनाव के दौरान भी दिल्ली में सियासी पारा हाई नजर आएगा, और क्या फिलहाल पिछली बार की तस्वीर हम रिपीट होते हुए देखेंगे, या इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मेयर चुनाव निपट जाएगा? क्योंकि मेयर को चुनने के लिए भी पूरी तरह यहां पर जोर आजमाइशें दोनों पार्टियों की ओर से की जाती है। अपनी पार्टियां ये कोशिश करती है कि उनके प्रत्याशियों को ज्यादा समर्थन मिल पाए। हालांकि जिसकी सरकार होती है, ऐसे में सबसे ज्यादा समर्थन बल उनके पास होता है और ये माना जाता है कि फिर उन्हीं के मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुने जाएंगे। और लेकिन इस बीच में कई बार ऐसी धांधलियां सामने आ जाती हैं, कई बार ऐसी रुकावटें अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जाती है, जिस वजह से मेयर चुनाव में भी हम खासी लड़ाई, जो कि सियासी मोड़ जिसमें हम देखते हैं, उसमें उबाल भी साथ साथ में दिखाई देता है। तो इस बार देखना होगा कि मेयर चुनाव इस बार कैसे होते हैं दिल्ली में। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। सूर्य उपासना का 4 दिवसीय पर्व छठ नहाय खाई के साथ आज से शुरू हो चुका है। पूर्वांचल के लिए आज चलेगी 39 स्पेशल ट्रेनें। तो फिलहाल देखिए, छठ पूजा के मौके पर जिस तरीके से हमने ये देखा है कि कैसे लोग अपने अपने घरों का रुख करते हैं। अलग अलग राज्यों से लोग छठ का महापर्व मनाने के लिए अपने अपने घर जाते हैं। खासतौर पर ये बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक पावन पर्व माना जाता है और इसके लिए बहुत लंबे समय से
जो छठ व्रती है वो भी बहुत उत्साहित होते हैं और जो छठ पूजा में शामिल होने के लिए अपने घर जा रहे होते हैं उनके बीच भी खासा उत्साह देखा जाता है। और इसी दौरान आपको सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन पर भीड़ नजर आती है, जिसके लिए फैसला लिया गया था रेलवे विभाग की ओर से कि कई स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। बिल्कुल सुरभि, और आप बिल्कुल सही बता रही हैं क्योंकि 39 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा रेलवे की ओर से 7,000 पहले ही ट्रेनों को सुनिश्चित किया गया था, जो कि अलग अलग राज्यों में छठ पर्व मनाने वाले तमाम यात्रियों को छोड़ेंगे। देखिए, छठ के मौके पर विशेष तैयारियों के तहत मंगलवार को भी रेलवे ने 39 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। इनमें मुख्य रूप से आनंद विहार से सहरसा जंक्शन के लिए, दूसरी ट्रेन इसी स्टेशन से जयनगर के लिए चलाई जा रही है और साथ ही दिल्ली जंक्शन से दरभंगा के लिए भी ट्रेन शुरू की गई है और लखनऊ, चारबाग, रक्सौल जंक्शन, सीतामढ़ी जंक्शन यहां से ही चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, आनंद विहार से गोरखपुर जंक्शन के लिए भी ट्रेन चलाई जा रही है, जो कि रात 11:15 पर चलेगी। वही ट्रेन संख्या जो है आनंद विहार से जोगबनी के लिए भी रात 11:45 पर यहां से रवाना होगी। इतना ही नहीं, यहां पर जो 39 ट्रेनें चलाई जा रही है उनका रूट भी निर्धारित किया गया है। अगर आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो मैं चाहूंगी कि आप अमर उजाला के पेज नंबर 2 पर जाएंगे। यहां पर आपको न केवल ट्रेन बल्कि ट्रेन संख्या, ट्रेन को लेकर जो जानकारी है, जो अपडेट है, वो हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा। आपको ये तक पता चल जाएगा कि आप कितने बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ट्रेन मिल सकती है, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से हर एक डिटेल जो है वो इसमें मेंशन की गई है कि कितने बजे कहां, किस स्टेशन से, किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन रवाना होगी। तो अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं भी हो पाया है और आप अपने परिवार के पास अपने घर जाना चाहते हैं तो आप इस खबर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसमें आपको हर एक डिटेल जो है, जानकारी जो है वो मिल जाएगी कि कितने बजे आपको किस स्टेशन से कौन सी ट्रेन किस जगह लेकर जाएगी। तो बिल्कुल देखिए, छठ का महापर्व जो कि आज से शुरू हो रहा है, यानी 5 नवंबर की तारीख पहले से बताई गई थी और 5 नवंबर से यानी आज जिस तरह नहाय खाए से इस महापर्व की शुरुआत हुई है, 4 दिनों तक ये पूरा छठ व्रत चलेगा। और ऐसे में ये जानकारी हम आपको दे दें कि कल यानी हम 6 नवंबर का जिक्र कर रहे हैं, 6 नवंबर के दिन खरना मनाया जाता है और फिर खरना के अगले दिन शुरू होती है 36 घंटे का व्रत। और इस 36 घंटे में निर्जला व्रत रखा जाता है व्रतियों के द्वारा और उसके बाद से डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी 7 नवंबर और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्य की उपासना करते हुए उन्हें अर्घ देते हुए और उसके बाद से छठ के महापर्व का समापन होता है। और ये 4 दिन जो आप देखेंगे कि इससे पहले ही कैसे छठ व्रती अपने अपने घरों में कैसे साफ सफाई की खास व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जब भी छठ पूजा की शुरुआत होती है तो इस दौरान सबसे पहले जिस तरह सूप तैयार किया जाता है, इसमें अलग अलग प्रकार के फल रखे जाते हैं और सबसे खास बात छठ महापर्व को लेकर के ये कही जाती है कि इसमें किसी भी प्रकार के यजमान नहीं होते हैं, किसी प्रकार के कोई पंडित या ब्राह्मण नहीं शामिल होते हैं, उनसे पूजा नहीं करवाई जाती है, किसी प्रकार के इसमें कोई आपको न पाठ करने होते हैं, ना कोई मंत्रों का जाप करना होता है, लेकिन आप अपनी श्रद्धा अनुसार आप माँ छठी की आराधना कर सकते हैं, भगवान सूर्य की आराधना कर सकते हैं। और खास तौर पर इसमें जहाँ स्वच्छता का सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है तो वहीं हम प्रकृति की पूजा करते हैं। और ऐसे में इसी महापर्व की शुरुआत आज से हो रही है तो खास तौर पर ये उत्साह हम बिहार और पूर्वांचल की ओर से जो लोग आते हैं उनके उस समुदाय के लोगों के बीच में हम देखते हैं। और खास तौर पे न केवल बिहार और हम कहेंगे उत्तर प्रदेश, बल्कि ये भी आपने देखा होगा कि कैसे अब छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों की ओर से छठ का पर्व मनाया जाता है। झारखंड में भी आपने देखा होगा कई लोग छठ का पर्व मनाते हैं। यहाँ तक कि अब सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों से भी ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जहाँ लोग अपने घर के छतों पर ही कृत्रिम घाट बना करके या फिर गार्डन एरिया में कृत्रिम घाट तैयार करके और उसके बाद छठ पूजा मनाते हैं। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई जिसमें 36 लोगों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ जहां अल्मोड़ा में बस खाई में गिर गई और 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अल्मोड़ा में कमानी पट्टा टूटने से ओवरलोड बस अनियंत्रित होकर करीब
100 मीटर गहरे खाई में जा गिरी। बस में 60 यात्री सवार थे, जिसमें से 36 यात्रियों की जान चली गई, जबकि दुर्घटना में 24 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का नैनीताल जिले के उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए 150 मीटर गहरी खाई में गिरी बस, 36 की मौत। और ये जो तस्वीर और साथ ही ये पूरा ये ग्राफ देख रही है, ये तस्वीर है जो ये बस खाई में गिरी थी। यहाँ पर कुछ लोगों की ओर से कोशिश भी की गई कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें बचाया जा सके, लेकिन 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अल्मोड़ा में ये पूरा हादसा हुआ था। 42 सीटर बस में कुल 63 यात्री उस दौरान सवार बताए जा रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि कमानी टूटने से अचानक से बस बेकाबू हो गई। अनियंत्रित होकर के ये बस खाई में जा गिरी, जिसमें कि 27 लोग घायल हुए हैं, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और 36 की मौत हुई है। इसमें 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। दरअसल ये बताया गया कि जिस तरीके से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के मरचुला में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर के 150 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जहां 36 लोगों की जान गई, 27 लोग घायल हुए। गंभीर रूप से घायल 6 यात्रियों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया। ये इस दौरान जो हादसा हुआ, बताया गया कि खतरनाक मोड़ पर बस मोड़ने की कोशिश में कमानी टूटने के कारण यह हादसा हुआ और इसी दौरान ये बस खाई में जा गिरी। यानी अपना बैलेंस खो बैठी थी ये बस, क्योंकि कमानी टूट गई थी। गढ़वाल मोटर यूजर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी की 42 सीटर बस में 63 यात्री सवार थे। हादसे में 28 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। और मृतकों में 10 महिलाओं के अलावा बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल बताए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंडल आयुक्त दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये हादसा मामूली हादसा नहीं था, बल्कि इस हादसे में 36 लोगों की अपनी जानें गई, तो वहीं 36 ऐसे परिवार जो कि अपने अपने परिजनों को खो बैठे। बिल्कुल देखिए, और बेहद दर्दनाक यह हादसा था जिसमें 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आप लापरवाही समझिए कि किस तरह से बस में लापरवाही की गई। 42 सीटर बस जिसे ओवरलोड कर दिया गया और 62 लोगों को बैठाया गया, और 62 लोगों के बैठने के बाद जब बस में ब्रेक फेल हुआ तो 150 मीटर गहरी खाई में ये बस जा गिरी, जिस कारण लोगों की जान गई। 36 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 36 लोगों के अलावा कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है और इलाज लगातार जारी है। उम्मीद की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को बचा लिया जाए, सुरक्षित उन लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला जाए। यहाँ तक कि जिनकी जान चली गई है उन सभी के लिए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया और जो घायल हुए हैं उन पीड़ितों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, पीएम राहत कोष से भी मृतकों के और घायलों के परिजनों को राहत राशि दी जाएगी। अब खबरों में बढ़ जाते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार। दिल्ली सरकार और पुलिस बताए पटाखों पर प्रतिबंध के लिए क्या किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के दौरान दिल्ली में कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होने पर दिल्ली सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए कहा कि राज्य में पटाखों पर बैन का मुश्किल से ही पालन हो सका है। और देखिए, ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप जवाब दीजिए कि आखिर दिल्ली में प्रतिबंध के बावजूद, पटाखों को बैन करने के बावजूद आखिर क्यों पटाखे जलाए गए। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये जवाब मांगा है दिल्ली सरकार से। तो देखिए, आपको याद होगा दीपावली के दिन तमाम जगहों पर दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाए गए। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में पटाखों को प्रतिबंध किया गया था। कई ऐसे पटाखों की दुकान और फैक्ट्रियां थी जहां पर छापेमारी की गई, पटाखों को जब्त कर लिया गया। बावजूद इसके दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो बाज नहीं आए। और ये फैसला इसलिए लिया गया था दिल्ली सरकार की ओर से क्योंकि पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा था, AQI लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था और AQI लेवल को बढ़ता देख फैसला लिया गया कि इस बार दिवाली जो मनाई जाएगी उसमें पटाखे न जलाए जाए। लेकिन फिर भी लोगों ने पटाखे जलाए, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक शब्दों में पूछा है कि आखिर बैन के बावजूद नियम का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों पटाखे जलाए गए हैं। देखिए, आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और आम आदमी पार्टी सरकार से आखिरी राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध का पालन क्यों नहीं हुआ। शीर्ष कोर्ट ने दिवाली के बाद बढ़े वायु पॉल्यूशन और अखबारों में छपी खबरों को गंभीरता से लेते हुए सवाल पूछा है। तो बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर की है और साथ ही साथ ये जानकारी हम आपको दे दें कि
पटाखों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया था और ये कहा गया था कि प्रतिबंध रहेगा क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखेंगे कि दिल्ली में किस तरीके से आतिशबाजी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही नाराजगी जाहिर की गई। यहाँ तक कि इस बार जो प्रदूषण सबसे ज्यादा रहा है, आदेश लागू न हो पाने की वजह से ये ऐसा देखने को मिला है। और तस्वीर भी आपने देखी कि किस तरह धुंध जो आपको उस तस्वीर में दिखाई दी होगी। यहाँ तक जो लोग दिल्ली एनसीआर में इस वक्त है या जिनके परिजन दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, अगर आप उनसे जानकारी हासिल करना चाहे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि इस वक्त दिल्ली के हालात कैसे हैं, क्योंकि आबो हवा इतनी ज्यादा दूषित हो चुकी है कि दम घुटू यह हवा हो चुकी है। अगर आप सांस लेते तो सांस लेने में आपको दिक्कतें महसूस होंगी, गले में आपको चुभन या दर्द महसूस होगा, आपकी आंखों में वो जलन महसूस होगा। और ये सब सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत ज्यादा दूषित हो चुकी है। और कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 400 के पैमाने को पार कर चुके हैं। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुक करते हैं हम अगली खबर का। MiG-29 क्रैश, गिरते ही बना आग का गोला। और अमर उजाला ने इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, आगरा में कल एयरफोर्स का MiG-29 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें, बेहद दुखद ये खबर रही, लेकिन इसमें दोनों पायलट और को पायलट सुरक्षित बचे हैं। पलक झपकते ही विमान खेत में अचानक से जा गिरा, जिसके बाद से उसमें आग लग गई। हादसा शाम करीब 4 बजे हुआ। जमीन पर फाइटर प्लेन गिरने के साथ ही विस्फोट भी होने लगा। और हादसे के वक्त इसमें एक पायलट थे, वो आग लगने से चंद सेकंड पहले पैराशूट की मदद से फाइटर प्लेन से कूद गए। खेत में उतरे पायलट को गांव वालों ने चारपाई पर बिठाया और फिर उनका हालचाल लिया। एयरफोर्स ने हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी किए हैं। बिल्कुल, देखिए MiG-29 क्रैश हो गया, गिरते ही बना आग का गोला, जो कि तस्वीर में भी आप देख सकते हैं। ये धुआं उठ रहा है और किस तरह से आग लग गई। वायुसेना का लड़ाकू विमान MiG-29 सोमवार को आगरा में दुर्घटनाग्रस्त होकर कागारौल कस्बे के खेत में जा गिरा। गिरते ही विमान में भयंकर आग लग गई। हादसे से पहले विमान की दोनों पायलट पैराशूट से सुरक्षित कूद गए। विमान नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। वायुसेना ने बताया कि MiG-29 विमान के सिस्टम में नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आई थी और सुरक्षित तरीके से बाहर निकलने से पहले पायलट ने विमान को नियंत्रित किया ताकि जमीन पर जान माल को नुकसान ना पहुंचे। तो देखिए, फिलहाल MiG-29 विमान में जो हादसा हुआ, हालांकि दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं, विमान में आग लग गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।